सबसे पहले रामवीर पीपल संस्था को बधाई देना चाहते हैं कि जिन्होंने दिल्ली से एक परिवर्तन की शुरुआत किया है। और श्री साहब ने कहा था कि एक चिंगारी दहा कंगार बनती है, एक टहनी बढ़ कभी पतवार बनती है, रौंदी जाती है मिट्टी जो पैरों तले, वही एक दिन मीनार बनती है, वही एक दिन मीनार बनती है। निश्चित रूप से आज इसका स्वरूप भले छोटा हो, लेकिन हमारा उद्देश्य पवित्र है, निश्चित रूप से अपने मंजिल पर जाए। यहाँ भाषण देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो सुझाव सबके विचार आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उनको अमली जामा पहनाने की जरूरत है। लेकिन जब हम लोग अपने बीच में रहते हैं, बीच में बैठते हैं, कमरे के अंदर बैठते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल साफ होना चाहिए। अपने प्रति भी, अपने साथी के प्रति भी, अपने परिवार के प्रति भी, क्योंकि हमारा पिछड़ा वर्ग का एक परिवार है और परिवार के हैसियत से हमको सोचना चाहिए। कभी हम जिम्मेदारी डाल देते हैं अपने बड़े नेताओं पर, कभी डाल देते हैं बुद्धिजीवियों पर, और वो डाल देते हैं आम जनता पर। ये कोई सलूशन नहीं हुआ। सलूशन ढूंढने की जरूरत है। बुनियाद में बहुत कम लोग होते हैं जो बुनियाद का पत्थर बनने के लिए तैयार होते हैं। बुनियाद का पत्थर बनने की जरूरत है और वो बुनियाद के पत्थरों की भी कीमत और महल के रूप में तभी होती है जब हजारों लाखों ईंटों का साथ और समर्थन उसको मिलता है, तभी वो महल बनता है। ये चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए। आज आए सांसद, हम सांसद है राज्यसभा में, मान लीजिए हम अपनी बात को कहते हैं, सरकार नहीं मानती है, तो हम इस्तीफा दे दें अपने पद से, वो भी देने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन उसके साथ कभी आपने सोचा है, जागृति पैदा की कि क्या इस तरह से कुछ लोग भी जहां जो है अपने पदों से हमारे समर्थन में, सांसद के समर्थन में इस्तीफा दे दे? तो ये जो भी है वो भी इस्तीफा दे दे और खत्म हो जाए भागीदारी। इससे काम बनने वाला नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि जो जहां हम हैं, हमारी जितनी हैसियत है, जितनी क्षमता है, उस क्षमता के आधार पर हम समाज को जगाने का काम करें, समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास करें, तब जाकर के बनेगा। आज हमें भी कमियां हैं। आज हम कहते हैं कि माने हमें सत्ता की चाबी मिल जाए। सत्ता की चाबी किसे कहते हैं? सबसे बड़ा प्रधानमंत्री का पद होता है, प्रजातंत्र में होता है कि नहीं होता? फिर आपको क्या चाहिए? प्रधानमंत्री तो पिछड़े वर्ग का है ना, आगे वर्ग का तो नहीं है जिसकी हम बात कह रहे हैं। पिछड़े वर्ग का हमारा प्रधानमंत्री है। फिर हमें तो कोई चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, रोना रोने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन भूल हमारी कहाँ है कि हम जो पहचान करते हैं, हम पहचान कपड़े से करते हैं, जात से कर लेते हैं, उसके संसाधनों से कर लेते हैं, उसकी दौलत से कर लेते हैं। वहां हमें सबसे बड़ा धोखा होता है। जो सबसे बड़ा हमारा मित्र है, हमारा साथी है विचारधारा, उस विचारधारा की पहचान हम नहीं कर पाते। ये हमारी चूक है। और दूसरा जो एक अपनत्व होना चाहिए, ये हमारा पिछड़े वर्ग का 90% लोगों के परिवार है। परिवार में जब तक अपनत्व का भाव पैदा नहीं होगा, जब तक ये होगा ये कुर्मी है, ये काछी है, ये मुराई है, ये यादव है, जब तक ये भाव रहेगा तो हम लाख भाषण देते रहें, न हम मंजिल पर पहुंच पाएंगे, न समाज को परिवर्तन कर। ये मानना चाहिए कि यहाँ कोई दीवार नहीं है, यहाँ ओबीसी के हैं, पिछड़े हैं। अरे दर्द सभी का दर्द है, दर्द से रिश्ता जोड़िए, अपना क्या है गैर का इसका जुनून छोड़िए। अब तो हमारी जो पीड़ा है एक तरह की, जो हमारे एक तरह का दर्द है, जो हमारी एक तरह की चुनौती है, जो किसी जात
चुनौती नहीं है, बल्कि वो चुनौती देश की चुनौती है, प्रजातंत्र की चुनौती है, ये संविधान की चुनौती है। वो हमारी चुनौती एक होनी चाहिए, ये समझ और चेतना हमारे बीच में अपनत की आनी चाहिए, तब जाकर के हम इस लड़ाई को लड़ पाए। ट्रेनिंग दे करके, गांव में जाकर के, मोहल्ले में जाकर के हम कहना चाहते हैं कि हमें कुछ लोग छोड़ दीजिए जो सामाजिक तरीके से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए और अपने अपने तरीके से समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम किसी वार्ड में हैं, वार्ड में हम हफ्ते में तय कर लें कि हफ्ते में एक दिन हमको 1 घंटे बैठना है, 2 घंटे बैठना है और उनको दिमागी रूप से हमें तैयार करना है कि हमारी चुनौती क्या है, हमारी कठिनाई क्या है, हमारा हक कहाँ मारा जा रहा है। तो इस तरह की जब चर्चाएं हम प्रारंभ करेंगे तब मानसिक रूप से ये समाज तैयार होगा, और जब समाज तैयार होगा तभी परिवर्तन आएगा। बिना समाज के साथ के परिवर्तन संभव नहीं है। आजादी की लड़ाई में भी बड़े बड़े पूंजीपतियों ने, धन कुबेरों ने, राजा महाराजाओं ने लड़ाई नहीं लड़ा। कुछ जब समाज के बुद्धिजीवियों ने दिशा दिया, जागृति पैदा किया, तो इस देश का गरीब, पिछड़ा, किसान, टंटैया भील, बिरसा मुंडा जैसे लंगोटी लगाने वाले वनवासियों ने जब ये संकल्प आया तो मरने मिटने के लिए तैयार हुआ, तब ये देश आजाद हुआ, उनकी ताकत के आधार। और इसी तरह बहुत राम की बात करते हैं। राम को भी जब वनवास हुआ था, रावण से लड़ने के लिए जब राम गए थे, तो लोगों ने सलाह दिया था कि अयोध्या से आप सेना लेकर के जाइए, लेकिन उन्होंने कहा था कि सेवा भोगी सेना से हम लड़ाई में विजय हासिल नहीं कर पाएंगे। मैं तो उन्हीं के बीच में जाऊंगा, वनवासियों के बीच में जाऊंगा, बानर भालुओं के बीच में जाऊंगा, गरीब के बीच में जाऊंगा, जो सताए हुए, शोषित है, पीड़ित है, उनके हम सेना तैयार करेंगे और उसके बाद हम लड़ाई लड़ेंगे। आपने देखा जब राम को इन लोगों का साथ मिला तभी उन्हें विजय मिली थी। कि जात के जहां है, शब्दों का फेर हो सकता है कि ओबीसी की पृथक जनगणना कराई जाए, ओबीसी की गिनती होनी चाहिए कि इतने ओबीसी की आबादी है, ये भाव बने कि ओबीसी एक है, ओबीसी एक जाति है, इसमें कोई किसी तरह की दूसरी जात नहीं है, तो हम सोचते हैं कि इससे ज्यादा मजबूत। और दूसरा जो ये क्रीमी लेयर है, ये असंवैधानिक है। हमारे साथी बोल रहे थे, बिल्कुल सही है, असंवैधानिक है। जब संविधान स्पष्ट कहता है कि आरक्षण ओबीसी को सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर मिलना चाहिए, तो फिर संविधान की भावना के आधार पर ये क्रीमी लेयर कहाँ से आ गया? हमारे समझ में आता क्रीमी लेयर को पूर्णतः हटाया जाना चाहिए। और चौथी बात, सारा निजीकरण हो रहा है, जो हमारी कंपनियां फायदे निजीकरण में जा रही हैं, तो भले निजीकरण हो, लेकिन ओबीसी की हिस्सेदारी निजी क्षेत्र में होनी चाहिए, वहां भी उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, ये निश्चित रूप से प्रावधान होना चाहिए। तो ये 2-3 बातें हैं जिसे मैं कहना चाहता था। मैं ज़्यादा कोई भाषण नहीं देना चाहता, मैं इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारी जितनी हैसियत है, एक लंबे समय से हम भी मध्य प्रदेश में ओबीसी को संगठित करने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं।